नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक ज्योति मिश्रा आपको अपने एग्जाम वेरिएशन चैनल पर दोस्तों स्वागत करते हैं, वेलकम करता हूं। सभी दोस्तों को नमस्कार, राधे राधे, राम राम। दोस्तों आज ये महेश वर्णवाल सर की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बुक मृदा से स्टार्ट करूंगा। इससे पहले लगभग 6-7 टॉपिक की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो, नहीं पहुंची हो आपको, तो एग्जाम वेरिएशन ही चैनल पर सर्च करके वीडियो जरूर देखें। इम्पोर्टेंट सीरीज ये चल रही है और ये वीडियोज कोई भी पैट से संबंधित एग्जाम या एनटीपीसी रेलवे, एसएससी का समीक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल होगी। मृदा को देखेंगे आज अप्रॉक्सली 1/3 से ज़्यादा वीडियो मतलब सिलेबस कवर कर दूंगा। इसके बाद एक वीडियो आपके पास और आएगी, फिनिश हो जाएगा ना। आइए चलते हैं। मृदा है। मृदा भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, समायोजन तथा अवस्थिति के आधार पर जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवड़ी मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। ओके, आइए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। ठीक है। पॉइंट नंबर, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आप याद रखें, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है या कछारी मृदा, इसे इंग्लिश में एलोवियल मृदा भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है या कछारी मृदा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, रेगुर मृदा किस अन्य नाम से जानते हैं? तो रेगुर मृदा को ही काली मृदा कहते हैं और इसे ही कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कपास उगाने का काम ज्यादा होता है। आइए फिर नेक्स्ट है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो आप याद करें कि जो रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार है वो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। फटाफट देखते चलते हैं। रिवीजन के तौर पे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बुक्स आपकी। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा की अधिकता है। मालवा पठार में काली मृदा। नेक्स्ट पॉइंट है, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, पीला रंग फेरिड ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, लैटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो याद रखें, केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, लोहे की मात्रा अधिकता, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है, मतलब इनफर्टाइल होती जा रही है? तो लैटेराइट मृदा ही होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, वीडियो को अंत तक देखें और यदि पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? मृदा की जो क्षारीयता है उसे कम करने के लिए खेतों में हम किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो आप याद रखें, जो लैटेराइट मृदा है वो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में। ठीक है, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो आप याद रखें, चिकनी मृदा से। ठीक है, किस है? पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह सीरीज, आप कंप्लीटली देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, ताकि आपको यह नई वीडियोज जल्दी से मिलती रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो आप याद रखें, मृदा की उर्वरता यदि आपको बढ़ानी है तो आपकी दलहनी फसल को उगाया जाता है। ठीक है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी फसल का उगाना अति आवश्यक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंबल की घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो बताइए, चंबल की जो घाटी है उसका निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो आप याद रखें, अवनालिका अपर्दन, गुल्ली इरोजन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चाय बगानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लैटेराइट मृदा उपयुक्त है चाय बगानों के लिए।
कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लैटेराइट मृदा उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट है दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो दोमट मृदा में गाद, मृत्तिका व रेत के कण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका व रेत के कण पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो आप याद रखें जस्ता की सर्वाधिक कमी होती है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो जस्ता की। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है वांगर। गंगा की मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? अम्लीय मृदा को किस कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम चूना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखें लाइम या चूना का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो यह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है लवणी मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि लवणी मृदा में नाइट्रोजन व चूने की बहुत अल्पता, मतलब बहुत कम यह चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। आइए देखते हैं जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो दोस्त मेरे बताएंगे जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो ये होता है अम्लीय या फेरस आयरन के कारण। क्लियर है ना? नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान का मृदा के किस खनिज की, आपको मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर आपने बुक्स ये कंप्लीटली 2 से 3 बार रिवीजन किया है तो आपको 70% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में यहाँ से फंस जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हो 7 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है। किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की पाई जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो नाइट्रोजन का अभाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण करके, वन लगाओ मृदा को रोकने का कार्य करता है ये। ठीक है। आइए पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति कैसी होती है वो देखने की कोशिश करूंगा। तो एक तरफ पीएच मान, एक तरफ मिट्टी के प्रकार। तो 1 से 6 तक पीएच मान जिसका होता है वो अम्लीय मिट्टी होती है, 7 उदासीन, 8 से 6 क्या होता है? क्षारीय। नेक्स्ट लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। अब आइए देखेंगे वनस्पतियां। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियां, नेचुरल वेजिटेशंस। तो ये क्या है? समूह नंबर 1 में उष्ण कटिबंधी, क्या है? एक सेकेंड, उष्ण कटिबंधी आर्द्र सदाबहार वन 2.92। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधी अर्ध सदाबहार वन 13.7। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आइए इसे अवॉइड करके देख लेते हैं एक बार और चलते। आइए यहां पर आते हैं, पॉइंट को देखिएगा। पॉइंट क्या है? भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप याद रखें कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन, तो आपको क्या कहना है? उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? तो आप याद रखें 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में आया है। तो सिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाया जाता है और यह कहाँ पे है? सिक्किम में। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर। कत्था बनाने हेतु खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है और सिनकोना वृक्ष आपका दार्जिलिंग में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त उद्देश्य वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी और खेजड़ी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वर्ष 1980 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए, देखो कितना आपको इसमें गेन मिलता है, क्वेश्चन कितने ज्यादा होते हैं। टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे ना तब भी मजा आएगा। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में हैं? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। नेक्स्ट पॉइंट है बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो लाठी बांस।
याद रखें कि बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, तो लाठी बांस की। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। याद रखें, और लंबी झाड़ी और नुकीले कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। आइए फटाफट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय में पाया जाता है। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं, तो अब याद रखें मध्य प्रदेश में सागौन के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो देवदार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चिपको आंदोलन प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जून 1981 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में मैग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में पाया जाता है, तो 4975 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र है आपका हिमालयी, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, विस्तार दिया है कहां से कहां तक है, और वनस्पति वितरण दिया है उसका। ठीक है, तो आइए एक बार सही से देखते हैं। तो ये है आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, कश्मीर से कुमायूं तक। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से दार्जिलिंग तक। ठीक है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है वो सिक्किम से दार्जिलिंग तक है, और इसमें शीतोष्ण क्षेत्र होता है। ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष ये सब पाए जाते हैं। बेंत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटियां, इसमें सदाबहार वन के बीच बीच घने बांसों की लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, सिंधु का मैदानी क्षेत्र, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदान, यहाँ शुष्क व गर्म, इसमें कटीले वन झाड़ियां मिलती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, कछारी, इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती का उपयोग होता है। आते हैं दक्कन क्षेत्र। दक्कन क्षेत्र अगर देखें तो दक्कन क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि है, जिसमें पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। मालाबार क्षेत्र, प्रायद्वीपीय तट, घने जंगल के अतिरिक्त व्यापारिक फसल पाई जाती है। ठीक है, आप अच्छे से देखते रहिए। अंडमान क्षेत्र, अंडमान क्षेत्रों में सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय अपलावी वन पाए जाते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और यहाँ कभी कभी तो उस शोध संस्थान का नाम पूछा जाता है और क्षेत्र का नाम पूछा जाता है। कभी कभी उसकी स्थापना पूछी जाती है या फिर राज्य पूछ लिया जाता है कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं इसी को लेके। ठीक है, कंटिन्यूअस बस देखते रहिए, सुनते रहिए। नेक्स्ट है, क्या है शोध संस्थान नंबर 1, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह इसकी स्थापना हुई है 1906 देहरादून में, उत्तराखंड। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 कहाँ हुई है, देहरादून में, उत्तराखंड में। ठीक है, याद रहे, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में, जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च की स्थापना 1985 में जोधपुर में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा नंबर देखिए। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 में, बंगलुरु में, कर्नाटक में। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1938 में बंगलुरु में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1988 में जोरहाट, असम में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988 में, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988 में इसकी स्थापना हुई है, और यह कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड रिहेबिलिटेशन, इसकी स्थापना 1992 और यह अपने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1977 ईस्वी में शिमला में हुई है। यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना, सबको मालूम ही होगा ना।
एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है? एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसकी स्थापना 1997 हैदराबाद तेलंगाना में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1988 में जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1988 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995 में हुई है। इसका मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इसकी स्थापना दोस्त 1993 में रांची में झारखंड में हुई है। ठीक है, क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली बहुत सुनो, बहुत ध्यान से सुनते रहिए। कंप्लीट अगर आपने देख लिया तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिल के जाएगा। ठीक है ना, तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993 रांची झारखंड में हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962। ठीक है, क्या है? इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 बंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल में। नेक्स्ट जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 अल्मोड़ा में। उष्णकटिबंधीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान 1979 तिरुवनंतपुरम केरल में। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में की गई थी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये पर्यावरण और ज्योग्राफी दोनों की एक कॉमन टॉपिक रहता है। तो ये जैव विविधता से संबंधित टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है सबसे पहले देखेंगे। 5 हैं, एक बृहद हिमालय, इंद्रकिला, खीरगंगा, पिनघाटी, शिमबालवारा में। ठीक है, और लद्दाख में हेमिस है। कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, दाचिगम, किश्तवाड़, काजीबाग। ठीक है, हरियाणा में कालेश्वर सुल्तान। ठीक है, ये उत्तराखंड के देखेंगे 6 हैं, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय में बालक्रम, नौकरेज रिज, अरुणाचल प्रदेश में माओलिंग, नामदफा। ठीक है, आइए अब देखेंगे असम के। अच्छे से ऐसे ये रिवीजन आपको करना पड़ेगा बार बार, एक बार में आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। ये सब भटकाने वाली चीजें, कोई आपसे कहे एक बार देख लीजिए क्लियर हो जाएगा, आपको वीडियोज एक एक दो दो तीन तीन बार देखनी पड़ेंगी। आपके पास मटेरियल है तो रटना पड़ेगा, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं है जो तैयार तुरंत हो जाए, है ना। फैक्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है। असम में देखो कितने हैं, 7 हैं राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू, सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नमोरी, ओरंग, रायमोना, दिहिंग, पटकाई। नागालैंड इटांकी, मणिपुर में कायबुल लामजाओ, यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखे, यही एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? कायबुल लामजाओ। अब मिजोरम में देखेंगे मुरलेन फामगई। आगे देखिए त्रिपुरा के देखिए क्लाउडेड लेपर्ड विशोन। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अकेला एकमात्र है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में भितरकनिका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फौजिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। 11 हैं, सबसे ज्यादा एमपी में है राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में 5 हैं, मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थली, केवलादेव घाना, रणथंबोर और सरिस्का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ये आए हुए ये इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आए वो ही आते हैं आप। ठीक है, हरियाणा में 2 हैं, कालेश्वर सुल्तान हमने देख लिए थे। आइए महाराष्ट्र में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, पश्चिम बंगाल में देखेंगे। अब लास्ट स्टेज पे है ना। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ कंप्लीट वीडियो तक। वंशता, ब्लैक हब्बक, गिर मैरीन, ठीक है, महाराष्ट्र, चंदौली, गोमल, नवगांव, ये सब आप क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें और पढ़ लें बाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे तथा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो आप याद रखें कोलकाता में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाते हैं, अब आजकल ऐसे ही आते हैं कि कौन किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो आप याद रखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। नेक्स्ट है जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है? तो मंडला मध्य प्रदेश में। क्या है? जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है तो मंडला राजस्थान में, सॉरी एमपी में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो ये आपके एमपी में है। और केस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आप याद रखें जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कब स्थापित किया गया? तो ये 1974 में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान एक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो ये भी 1974 में, ठीक है। अब है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, परिवर्तित नाम है। पहले जो कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है उसका अब नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो आइए, रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, ठीक है। किसमें है? राजस्थान में है, ओके। अब आइए हम देखेंगे महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य और उनकी स्थिति किस राज्य में है और क्या नाम है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आंध्र प्रदेश के कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन, श्रीशैलम, प्राणहिता, यह क्या? आंध्र प्रदेश के सारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तेलंगाना के वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, किन्नर सौरी, ठीक है। बिहार के देखेंगे बरेला झील, वर्तमान में सली अली युब्बा, सहना पक्षी विहार, भीमबांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुखना झील है। छत्तीसगढ़ में अचान कमार सीता नदी है। गोवा में भगवान महावीर। और गुजरात के देखेंगे फिर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिर, ये सब गुजरात के हैं। देखो देखो इंपॉर्टेंट है गुजरात के, कई बार एग्जाम में आए हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिर, कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा, ये कहाँ के हैं? वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हैं आपके गुजरात के। आइए अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के, चंद्रताल, पोंग, डैम झील, रेणुका। जम्मू कश्मीर देखेंगे तो चांगथल, शीत मरुस्थल, हॉकरेश्वर, सुनीसर, मानसर। झारखंड का अगर देखें तो डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचंची। कर्नाटक में देखेंगे डांडेल, घाट प्रभा, चिंचोला, ताल कावेरी। केरल के देखेंगे तो थड़ेक्कड़, इदुक्की, नेयार, पराविकुलम और मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमाराकम, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तापानी, सोन घड़ियाल, ठीक है। महाराष्ट्र फरसाल, वोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट। नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहंडला। ओडिशा भितरकनिका, चिल्का, गहीरमाथा, नंदनकानन, सतकोसिया, गौर्ज, सिमलीपाल, हरिके झील, पंजाब। राजस्थान में कौन कौन से वन्य अभ्यारण्य हैं वो देखिएगा, तो माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन अभ्यारण्य। तमिलनाडु के देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए, ठीक है। कोडाई कनाल, नेल्लई पॉइंट, कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी, वेदांगथल, ये तमिलनाडु के। उत्तर प्रदेश के वखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंचल, ओखला पक्षी, पटना बिहार, ये सब उत्तर प्रदेश के। दिल्ली के हैं असोला वाटी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पखोई, सेसा और आर्किड। असम में दीपुर, वोली, पूर्वी कार्बी, आंगलांग, लवोखोवा। मिजोरम में दम्पा,
सिक्किम में किताम पंखोला, ये सारे देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है नीचे सबसे, भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभटकावा में स्थित है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलते रहिए, मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा इसी में। इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी काफ़ी है ना, क्योंकि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिक्स ही तो होता है। आइए, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज जिला में स्थित है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह मयूरभंज जिला में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भरतपुर पक्षी विहार भारत में साइबेरियन साइरस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया था? तो ये वर्ष 2011 से 20 में। क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया था? तो 2011 से 2020 को। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है? तो 1968 में। नेक्स्ट है, एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी टैग पाया जाता है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। नेक्स्ट है, शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। याद रख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। और शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, नेक्स्ट है, मधुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो नेक्स्ट कर्नाटक राज्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पेरियार केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए कि जाना जाता है? तो नेक्स्ट पॉइंट है, मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमने अभी बताया था, मेघालय में है, सॉरी मणिपुर में है, केवल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान। आइए महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस देखेंगे अब। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू मुक्त दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, है ना, जो आपका कल निकल के गया है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट आपका गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे असम दिफू। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो आप बताएंगे असम दिफू में। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेफरा की। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेफरा की। नेक्स्ट है, डॉक्टर सलीम अली पर भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो आप याद रखें, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है यह सिक्किम में है और यह 1977 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। ठीक है, प्रसिद्ध गिर वन गुजरात में है। नेक्स्ट है, गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। फिर आइए देखते हैं, हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो आप बच्चों याद रखें कि हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ पाया जाता है सिक्किम में। ठीक है दोस्त, और मेरे साथ बने हो तो जल्दी से फटाफट कमेंट करो, तब बताओ मैं कि हाँ सर साथ हैं आपके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का सारस जो है वो राजकीय पक्षी है, याद रखें।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो सारस है। नेक्स्ट है नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 11। नेक्स्ट है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकार प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। इसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण विकास करना। अब आइए हम देखेंगे भारत के 8 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है 1986 में नीलगिरी स्थापना हुई है तमिलनाडु केरल कर्नाटक में इसका विस्तार है। सेकंड है 1988 नंदा देवी उत्तराखंड। थर्ड है 1988 नोकरेक मेघालय। 1989 मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। 1989 सुंदरबन पश्चिम बंगाल। 1989 में मानस असम। 1989 में ग्रेट निकोबार अंडमान। 1994 में सिमलीपाल उड़ीसा। 1997 में डिब्रू सैखोवा असम। 1999 में दिबांग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट 11 में देखेंगे 1999 में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। 2000 में कंचनजंगा सिक्किम में। 2001 में अगस्तमलाई तमिलनाडु और केरल में। 2005 में अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। 2008 में कच्छ का रण ग्रेटर गुजरात में। 2009 में कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। और 2010 में शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। 2011 में पन्ना मध्य प्रदेश में। ठीक है, फटाफट देखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? बताइए। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी उत्तराखंड में। और भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पर डे देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिए। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। नेक्स्ट है वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में। आइए अब देखेंगे रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 42 आर्द्रभूमि क्षेत्र। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश कोलेरू झील। असम दीपोर झील। हिमाचल प्रदेश पोंग डैम झील। रेणुका आर्द्रभूमि जो कि सबसे छोटा है। चंद्रताल आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर बुलर झील। होकेरसर आर्द्रभूमि सुनेश्वर मानसर झील। लद्दाख में त्योसो मोरारी झील। त्योसो कार आर्द्रभूमि। केरल है अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि। सष्टम कोट्टा झील। वेमनाड कोल आर्द्रभूमि। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि। मणिपुर में लोकटक आर्द्रभूमि। उड़ीसा में चिल्का झील भितरकनिका मैंग्रोव। ठीक है दोस्त। राजस्थान में सांवर झील केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। और तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर। अब आइए इधर देखते हैं, पंजाब के देखते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। पंजाब में जो है वो हरके झील है, कांजली झील है, रोपर झील है, केसोपर है, मियाँ सामुदायिक रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। त्रिपुरा जो है वो रुद्र सागर झील है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी हैं, देखो अपर गंगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, रामसर समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील, समन। अच्छा एक काम करना आप, ये जो इंपॉर्टेंट झीलें आई हुई हैं इनको आप अलग से गूगल पे सर्च करके पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, क्योंकि आ जाते हैं क्वेश्चन इसके बारे में भी। आइए नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो है वो पूर्वी कोलकाता आर्द्र सुंदरबन सबसे बड़ा है भारत में। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र में है नंदूर मदमहेश्वर लोनार झील है। उत्तराखंड में आसन आर्द्रभूमि है। और बिहार में कांवरताल झील है। इसका नीचे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है एवं सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम में है। ठीक है, अब आइए भारत में 52 बाघ आरक्षित क्षेत्र की अवस्थिति देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। तो क्या है, असम में काजीरंगा मानस नमेरी ओरंग। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा पक्के या पखुई कामलंग। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम।
तेलंगाना में काबल अमरावती, बिहार में वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानकमार, उदंती, सीता नदी, झारखंड में पलामू, कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली, अंसी, बिलीगिर, रंगनाथ, केरल में पेरियार, पारमुकलम, ठीक है। नेक्स्ट है मिजोरम में डंपा। आइए मध्य प्रदेश के देखेंगे, टाइगर स्टेट, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संचेडुगरी। और महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, तदोबा, अंधेरी, नागजिरागुड़, राजस्थान, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। तमिलनाडु में कलक्कड़, मुंदथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई। नेक्स्ट है उत्तराखंड, जिम कार्बेट, पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व है भारत का, राजाजी। पश्चिम बंगाल बुक्सा, सुंदरवन। उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोसिया, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, वन जीव संरक्षण परियोजना, ठीक है। तो यह क्या है, एक तरफ परियोजना दी हुई है, प्रारंभिक वर्ष दिए गए हैं और विशेष बिंदु दिए गए हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आप कंप्लीटली देखते रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं याद दिलवा देता हूँ कि ये आप पछता रहे हो, ये मतलब नहीं किया और बाद में फिर देखते रहे कि कहाँ इस चैनल पे वीडियो मिलेगी, तो आपको चैनल ही नाम नहीं याद रहेगा, है ना। तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाया करेगी। बाघ परियोजना 1973 क्या है, बाघ परियोजना 1973 की है, बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना, ठीक है। गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है वो 2006 में, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक नामक दवा है, ठीक है। नेक्स्ट है गिर संख्या परियोजना 1973, गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ, गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। याद रखें गिर सिंह में एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाथी परियोजना 1992 में स्टार्ट हुई है। देखो ये सब आ जाती मैचिंग के लिए परियोजना और वर्ष, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखते रहें। केंद्र सरकार 17 दिसंबर 1992 झारखंड के सिंहभूम जिले में प्रारंभ की गई थी। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य, मानस अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कस्तूरी मृग परियोजना 1970, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए आईयूसीएन के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य वर्ष 1970 में प्रारंभ हुई। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आपको पूछे कि कस्तूरी मृग किस में पाई जाती है तो आप कहेंगे केवल नर मृग में पाई जाती है। लाल पांडा परियोजना, लाल पांडा परियोजना 1996 में स्टार्ट हुई, मतलब प्रारंभ हुई। विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ है। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। थामिन मृग परियोजना 1977, ये थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, उड़ीसा के भितरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। गैंडा परियोजना याद रखें, जो गैंडा परियोजना है आपकी वह 1987 में स्टार्ट हुई थी परियोजना, ठीक है। एक सिंग वाला गैंडा केवल भारत में ही पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। नेक्स्ट है घड़ियाल परियोजना 1975, ठीक है। तो यह क्या है, भारत सरकार के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह इस योजना का विस्तार कुकरेल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, ये सब हुआ था। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति, देखते रहिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी को मालूम है, और इस टॉपिक को अधिक से अधिक रिवीजन करिए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं ये टॉपिक जो है वो कितने पेज में है। तीन से चार पेज में है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देख रहा हूँ।
अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र, इसमें सारी नदियां आ जाएंगी पूरे भारत की एंड विश्व तक की, है ना, इंपॉर्टेंट जो नदियां वो आ जाएंगी। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। किस नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अववाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक क्षेत्र को द्वारा अववाहित क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी, बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो आप याद रखें, गंगा नदी सबसे बड़ी और लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अववाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अववाह तंत्र का उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो आप याद रखें, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गौमुख है। ठीक है। अब आइए इधर, लेह सिंधु नदी किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पर। लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? तो आप याद रखें, ब्रह्मपुत्र और सिंधु अप्रोक्सली दोनों के उद्गम स्थल एक ही हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखें, बांग्लादेश में जो हमारी ये गंगा नदी है इसे पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप याद रखें, गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। नेक्स्ट है, गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो गंगा की वह सहायक नदी वही है जो गोमती है। इसका पीलीभीत उत्तर प्रदेश में ही उसका उद्गम हुआ। हमने इस नदियों को बहुत विस्तार तरीके से, बहुत अच्छी से मैपिंग करके बताया है। अब अगर देखना चाहें तो क्लास देख सकते हैं। भारत की प्लेलिस्ट है, भारत का भूगोल प्लेलिस्ट, हैंड राइटिंग में बोर्ड पर बताया है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सब स्थित है, वो देख लीजिएगा। आइए, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में है। तीनों का, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी। नेक्स्ट है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुर शिरडी के यमुनोत्री हिमनद से होता है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की। ठीक है। आइए नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां होकर निकलती हैं? तो यह चेनाब, रावी, सतलुज। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? तो यह कोसी नदी है बिहार की, इसे शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। ठीक है। आइए फिर देखते हैं, पूरब की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक निम्न अम्बल के कारण भीमभ्रंश घाटी का निर्माण करती है? तो यह है दामोदर नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट की नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर निर्मित की गई है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नदी प्रणाली, हिमालयी नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां और बिंदु श्रेणी। आप देखिए, हिमालय से जो उद्गम नदी होती हैं वो सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। बारहमासी नदी है ये, हर समय इसमें जल बहता रहता है। अब पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियां, पश्चिमी घाट अगर कहें तो ये कर्नाटक, मुंबई वाला क्षेत्र है ना, केरला वाला, ये सब। तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, पेन्ना नदी, ये पश्चिमी घाट से उद्गम होती हैं। विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां, तो महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये विंध्य श्रेणी से उद्गम होती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पुल बनाया जाता है? याद रखें, तो चेनाब नदी है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो आप याद रखें, जो ज्वारनमुख जिसे पश्चुरी बोलते हैं,
यह नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ इसका निर्माण करती हैं। भ्रंश घाटी जो है वो से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदियाँ बताइए। तो नर्मदा एवं ताप्ती जो नदी हैं ये भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं, रिफ्ट वैली। नेक्स्ट है पश्चिमी वाहिनी नदियाँ। पश्चिम वाहिनी नदियाँ नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो आप याद रखें, नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से होने वाली ये बहने वाली नदियाँ हैं, प्रवाहित होने वाली नदियाँ, और यही नदियाँ अरब सागर में गिर जाती हैं जाके। ठीक है, नेक्स्ट नया पॉइंट, सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप याद रखें अमरकंटक में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, याद रहे कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरेगी तो सभी को मालूम होना चाहिए कि पश्चिमी दिशा में ही यह प्रवाहित होती है। ठीक है, भूमि बंधित या अंतर्वोही नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या है? बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो याद रखें गंडक नदी से। ठीक है, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। नेक्स्ट है ये मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट कुछ हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो जो कपिला है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में बताइए। तो गोदावरी आ जाते क्वेश्चन इस तरीके से, अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, वैसे सीढ़ी जैसे उतरते तो ऊपर से नीचे। गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती। ठीक है सॉरी, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और लाइक भी कर दें। ओके, आइए नेक्स्ट क्या है? दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गोदावरी। क्या है? दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। नेक्स्ट पॉइंट है हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र पहाड़ियों में। ठीक है, नेक्स्ट है कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पुदुचेरी राज्यों में होकर प्रवाहित होती है। याद रखें कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रभावित होती है। भारत की प्रमुख नदियां देखेंगे अब। ठीक है, ये सब उद्गम स्थल एक साथ देखेंगे। आइए, सिंधु नदी है, इसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। और अन्य नदी कराची के निकट अरब सागर में। सहायक नदी जो है वो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जिंगी, जास्कर, गरबचू, सियोक, सिगार, गिलेत है। देखो जो नदी है उनका उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियां ये रट लीजिए। ठीक है, क्या नदी, उसका उद्गम स्थल और उसकी सहायक नदियां। सतलज जो नदी है वो मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से उद्गम होता है उसका। और यह देखो इतना, ये वाली पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब सिप्ती, बास्पा, ब्यास ये इंपॉर्टेंट है। झेलम जो नदी है इसका उद्गम कश्मीरी के बेरीनाग झरने से होता है। और किशनगंगा, लिदार, करवेश, पूंछ इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चेनाब नदी जो है वो लाहौल में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र और भागा के मिलने से बनती है। और ये रावी चंद्रभागा इसका उद्गम है। और जो रावी नदी है वो कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो सहायक नदी है वो चिनाब नदी है। अब आइए ब्यास नदी को देखते हैं। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। पार्वती, सेंज, तीर्थन, ओहल इसकी उद्गम स्थल है। ठीक है, गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर से गौमुख नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। किसका? गंगा नदी का। और इसकी सहायक नदियां हैं वो आपकी अलकनंदा,
भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यह किसकी सहायक नदी है? तो आप याद रखें गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो गिरि, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये सारी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी का उद्गम जो है वो बंदरपूछ से पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है। अब आइए गोमती नदी को देखेंगे हम। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद से उद्गम होता है और यह सई, जोमकई, बरना, कज्जई, चूहा इसकी सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी का उद्गम होता है तिब्बत के माप चाचुंगो हिमनद से, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक हैं। याद करें, कई बार ये इसे देखें, सुने और लिखने का प्रयास करें, रट लीजिएगा। गंडक नदी जो है वो नेपाल तिब्बत सीमा पर धौलाधर पर्वत, काली, गंडक, त्रिशूली, गंगा इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो माउंट एवरेस्ट के पास से गोसाईथान चोटी से इसका उद्गम होता है और इसके जो सहायक नदी है वो सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरड़ू, तमूर कोसी सहायक नदियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। देखते रहिए। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। कहाँ से उद्गम होता है? जनापा पहाड़ी से। किस नदी का? चंबल नदी का। इटावा के पास यमुना नदी में आके मिल जाती है चंबल नदी। और काली, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवा, छिप्रा, दूध नदी इसकी सहायक नदियां हैं। याद रखें चंबल नदी की सहायक नदी का भी पूछी गई है। तो चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? काली, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, ठीक है। अब आइए बेतवा नदी को देखेंगे दोस्त, ठीक है। तो मजा आ रहा है ना? कमेंट करिए फटाफट। बेतवा नदी रायसेन के कुमरगांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से, ठीक है, और इसका हमीरपुर के निकट यमुना नदी मिल जाती है। धसना और बीना इसकी सहायक नदी है, ठीक है। केन नदी है सतना जनपद मध्य प्रदेश में, कैमूर पहाड़ियाँ। चिल्ला में यमुना नदी से, कयान, सोनार और मूल, ठीक है। सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से, पटना से पूर्व गंगा नदी से, महानदी गग्गर, गोपत, रेहन, काकर, उत्तरी कोयली ये सब क्या है? इसकी सहायक नदी है। अब आइए देखते हैं हम क्या देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को देखो। मानसरोवर झील से इसकी उत्पत्ति है, चेमांग यांग डुंग हिमनद से, ठीक है। नाम याद रखो, मानसरोवर झील के निकट चेमांग युंग डुंग हिमनद से। और इसकी सहायक नदी है वो दिव्यांग, लोहित, सुबनश्री, धनश्री, कुलसी, मानस, संकोसा, धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग, दिसांग। गोदावरी जो नदी है आपकी वो नासिक के पश्चिमी घाट के त्रंबी की पहाड़ी से प्रवरा, पूर्णा मंजरी, पेनगंगा, बेनगंगा, बरधा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानसरोवर। कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, दूधगंगा, ओके। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, कुर्ग जिले। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हेमवती, शिमला, अर्कावती, दक्षिणी। नर्मदा नदी को देखो, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और इसकी सहायक नदी ये रही इधर। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से निकलती है, पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा तथा अनेर। महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद के सेहरा से निकलती है, ठीक है। इव, जोंग, कोयली, शंख, औंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, बनयार ये सब क्या सहायक नदी है, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखें भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। नेक्स्ट लबड़िया नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी का, ठीक है। आइए नेक्स्ट है गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, पटना में, ओके। क्या है? गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, पटना में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा कैसे है? तो हुगली नदी को विश्वासघाती की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य, ठीक है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम किस नाम से? पंचनद नाम से। झेलम नदी का उद्गम स्थल है कश्मीर के वेरीनाग झील से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियां का प्रवाह मौसमी होता है। ठीक बात है, हिमालय नदियां वो बारहमासी बहती हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियां वो मौसमी के भीतर बहती हैं। नदियों के किनारे प्रमुख स्तर देखेंगे। अब आइए नगर देखते हैं, प्रमुख नगर जो नदियों के किनारे रचे बसे हैं, ठीक है। उसके बाद जलप्रपात और झीलें आ जाएंगी।
तो लेह जो है वो सिंधु नदी, कानपुर गंगा, श्रावस्ती राप्ती, कोटा चंबल, पटना गंगा। बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है, बच्चे नहीं हो जो एक एक शब्द धीरे धीरे बोले। वाराणसी गंगा, गया फल्गु, दिल्ली यमुना, ऐसे नहीं, ठीक है। आइए, फरुखाबाद गंगा, बैतूल ताप्ती, बद्रीनाथ अलकनंदा, विजयवाड़ा कृष्णा। ओके, इधर भी देख लेते हैं। हैदराबाद मूसी, नासिक गोदावरी, फतेहपुर गंगा, सूरत ताप्ती, तिलैया बराकर, कटक महानदी, गोरखपुर राप्ती, इटावा यमुना, मंगलौर नेत्रवती, विदिशा बेतवा, प्रयागराज गंगा यमुना, और रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा, ठीक है। आइए, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा, बलिया गंगा, कन्नौज गंगा, लखनऊ गोमती, उज्जैन छिप्रा, छिप्रा नदी किनारे ही वो उज्जैन वाला जो वो कुंभ लगता है, वही छिप्रा नदी है वो, ठीक है। अहमदाबाद साबरमती, मंगलुरु वृषभावती, और हाजीपुर गंडक, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुर्नूल तुंगभद्रा, कुर्नूल तुंगभद्रा, मथुरा यमुना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, पुणे मुलामुथा, चेन्नई अड़यार, कोलकाता हुगली, श्रीपट्टनम कावेरी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, पंढरपुर भीमा, होशंगाबाद नर्मदा, नेल्लोर पोन्ना, तंजावुर कावेरी, संबलपुर महानदी, ठीक है। देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा खरकई, ओरछा बेतवा, भरूच नर्मदा, अयोध्या सरयू, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा, रावतभाटा चंबल, जौनपुर गोमती, मंडी व्यास, भरूच नर्मदा, पणजी मंडवी, बक्सर गंगा, नासिक गोदावरी, ठीक है। आइए, सांची बेतवा, मुंगेर गंगा, ग्वालियर चंबल, श्रीनगर झेलम, मुरादाबाद रामगंगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, हरिद्वार गंगा, चंबा रावी, गांधीनगर साबरमती, नांदेड़ गोदावरी, और मुंदेर बैगई, हावड़ा हुगली, ठीक है। फतेहपुर इलाहाबाद कानपुर वाराणसी पटना भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है जलप्रपात एवं उसकी झीलें, ठीक है। अब यह टॉपिक आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अप्रोक्सली फिर 10 टॉपिक तक मिलेंगे, ओके। तब तक के लिए आप अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।